या शुरू चैप्टर ही करते हैं इसके ना, संख्याओं पर संक्रियाएं। पहले सुनिए इसका बेसिक से चलेंगे। देखिए एकदम बेसिक लेवल से, ये स्टार्टिंग जहाँ से होता है, जैसे अंक होता है, अंक डिजिट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो अंक जो होता है, अंक होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये टोटल अंक है, मतलब 0 से लेकर 9 तक अंक है। तो टोटल अंकों की संख्या कितना हो गया? 10। टोटल अंकों की संख्या 10। ये ना, इधर से 1 से 9 तक और 1 0, ये सभी क्या है? अंक, जिसको हम डिजिट कहते हैं। क्लियर है? अपने आप में ये संख्या भी है, अंक है और इसे संख्या भी कहते हैं, ठीक है। देखिए एक क्या है? एक अंक है। अच्छा रुकिए, इसके बाद होता है संख्या, जिसको होता है नंबर। नंबर अंकों के समूह को, अंकों के समूह को, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को क्या कहते हैं? संख्या। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। बस समझे? जैसे एक अंक है, इसमें शून्य मिला दिए, बन गया 10, है ना। एक अंक है और फिर एक ले लिए, मतलब एक ही चीज़ 2 बार 3 बार 4 बार हम ले सकते हैं। तो ये बन गया क्या? 11, एक संख्या बन गया। इसमें कितने अंक है? 2 अंक। देखिए 12, इसमें 2 अंक है। ऐसे चलते जाएगा, है कि नहीं? ये इसमें कितने अंक है? 2। फिर यहाँ 1 डबल 0 ले लेते हैं, मतलब इसमें 3 अंक, और 3 अंक से कि क्या बन गया? 100 बन गया, है ना। 101, 102, इस तरह बढ़ते जाएगा। कितना? 999। बात समझ में आ रहा है? 1000 अगर लिखे तो इसमें 4 अंक है। 1001, 1002, फिर ऐसे चलते जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 9999। तो ये प्रक्रिया चलते रहेगा। अब आपको यहाँ से ये देखना है, सुनिएगा। एक क्या है? अगर हम एक लिखें, एक संख्या, इस एक में, इसमें जो है अंक कितना है? तो एक अंक है, एक अंक है। एक में एक अंक है, और एक अपने आप में एक संख्या भी है, ठीक है। देखिए इसी तरह 2, 3, 4 सब क्या है? एक अंक है ना। सब एक अंक है, एक ही अंक है ना, एक अंक से बना है और एक संख्या भी है। 10 अगर लिखें तो 10, इसमें 2 अंक है, इसमें 2 अंक है और एक संख्या है। ये भी एक संख्या है। एक संख्या मतलब एक ही बना है, ये भी एक संख्या है, ठीक है। इसी तरह अगर हम कुछ भी लिखें, 12 लिख दें, 99, कुछ भी लिख दें, तो इस सब में क्या है? 2 अंक है। अंक कितना है? 2, और संख्या 1, संख्या 1। 100 लिख दें तो अंक इसमें हो गया 3, ठीक है। अंक हो गया 3, संख्या 1, ठीक है, एक संख्या। कोई दिक्कत? अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा एकदम बेसिक लेवल से। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या। यहाँ देखिए, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 1 हुआ, क्योंकि 0 हम लोग नहीं लेंगे, गिनती में 0 नहीं लेते हैं, इसलिए इसको नहीं लेंगे। तो कभी इस चीज़ें याद रखिएगा, काम आएगा कभी। एक अंक की छोटी संख्या हो गया 1। अंक समझ में आ जाएगा ना। जैसे 4 अंक बोल दे, 5 अंक, तो समझ में आ जाएगा। एक अंक की छोटी संख्या क्या हो गया? 1। बोलते हैं 2 अंक की छोटी संख्या, बोलिए। हाँ ठीक तो है, 10 से ही 2 अंक छोटी। इससे नीचे आएंगे तो 9 मिलेगा, मिलेगा ना। देखिए इससे इधर आएंगे तो 9 मिल जाएगा, 1 अंक होता है ना। और इससे आगे जाएंगे तो आपको 3 अंक मिल जाएगा, क्योंकि 100 हो जाता है। तो इसी के बीच, और 3 अंक की छोटी संख्या क्या हो जाएगा?
100। इसी तरह 4 अंक की बात बोले तो 1000, ऐसे नहीं होगा। तो ये चीज़ें हैं। अब सुनिए, अच्छा इसी में अगर बोलेगा 15 अंक 20 अंक तो कैसे करेंगे? तो आप एक चीज़ सुनिए, इसको हम लिख सकते हैं 10 पर पावर 0, क्योंकि किसी भी संख्या पे पावर 0 इसका मतलब क्या होता है? 1 होता है। किसी भी संख्या पे पावर 0 कोई भी संख्या पे रहे उसका मतलब होता है कितना? 1। अच्छा, इस 10 को लिख सकते हैं 10 पर पावर 1, मतलब वही होता है। इसको लिख सकते हैं 10 पर पावर 2, इसको लिख सकते हैं 10 पर पावर 3। अगर आपसे पूछ देगा कि 15 अंकों की छोटी संख्या लिखें तो क्या लिखेगा? हाँ, 1 घटा के 10 पर पावर कितना? 14। जितना भी कहेगा उसमें 1 माइनस करके लिख देना है, ठीक है। 1 अंक की छोटी संख्या देखिए 1 माइनस करके यहाँ लिख दिए 0, है ना। 2 अंक, यहाँ 2 अंक है तो 1 लिखे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो यही चीज़ आपको समझना। जैसे बोल देगा अगर 75 अंकों की छोटी संख्या है, क्या इतना पूछेगा नहीं, तो 10 पर पावर कितना? 74 लिख देंगे। बात समझे? इसको समझिए। फिर अगर बोलेगा एक अंक की बड़ी संख्या, 1 अंक की बड़ी संख्या अगर पूछे तो हम लोग लिखेंगे 9, और 2 अंक की बड़ी संख्या, जितना अंक बोलेगा उतना 9 लिख देंगे। क्लियर है? चलिए और देखते हैं। समझिए, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू जिसको बोलते हैं, और एक होता है जातीय मान। ठीक है, फेस वैल्यू, इसे भी जानिए दोनों। देखिए स्थानीय मान समझिए पहले। स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, ठीक है। स्थानीय मान ये सिर्फ स्थान को बताता है। ये जो है सिर्फ क्या कहता है? किसी का स्थान बताता है। और जातीय मान मतलब होता है उसका मूल फेस को बताता है, कि किसी का फेस थोड़ा ना बदल जाएगा कहीं। अगर मान ले व्यक्ति यहाँ से अगर रांची जाता है, ठीक है, तो अगर जसीडीह में है तो चेहरा तो उसका वही रहेगा जो चेहरा घर में था, है ना। धनबाद जाएगा तो वहीं रहेगा, बोकारो जाएगा तो वहीं रहेगा, है कि नहीं। और रांची पहुँचेगा तो उसका फेस तो वही रहने वाला है। तो फेस जब वही रहे उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? जातीय मान। जिसे कहने का मतलब अगर ये है कि हम यहाँ लिख दें 7, 8, 9, 4, है ना, 5, इस तरह का। आप बोलेंगे इसमें 8 का जो है ना, 8 का जातीय मान और स्थानीय मान लिखें, ये क्वेश्चन, ठीक है। तब क्या करेंगे हम लोग? ये जो नंबर है इसमें 8 का जातीय मान बताना है, इसका 8 का जातीय मान। तो 8 अभी हम क्या बोले कि इस 8 को कहीं भी लेके जाइए, अब वहीं रहेगा ना। इसका स्थान हम कहीं भी बदलें, यहाँ लिखें 8, यहाँ लिखें तो 8 का तो 8 जो रूप है उसी रूप में रहेगा। 8 तो हमेशा अपने ही रूप में रहेगा, तो वो चीज़ बदलता नहीं। जातीय मान जिसका बोलेगा सिर्फ वही नंबर लिख देना है। बस समझे, ये अपना जाति नहीं खोता कभी। तो 8 का जो है ना, 8 का जातीय मान, 8 का जो जातीय मान है वो कितना हो जाएगा? 8 का जातीय मान 8 ही होगा। लेकिन स्थानीय मान क्या होगा? 8 का स्थानीय मान जो है वो हो जाएगा, 8 है तो 8 लिख लीजिए, और बाकी जितना अंक है उतना शून्य बिठा दीजिए, ठीक है। इससे क्वेश्चन भी आता है। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 3, 4, 7, 8, 9, 3, 4, 5। इसमें बोलेगा क्या? 4 का स्थानीय मान और जातीय मान लिखें, ठीक है। स्थानीय मान और जातीय मान। देखिए स्थानीय मान कैसे लिखेंगे?
स्थानीय मान देखिए, पहले इसका लिख लेते हैं, है ना, 4 और बाकी जितने अंक है 1 2 3 4 5, 5 को यहाँ 0 बिठा देंगे पीछे में, बात समझे। और यहाँ भी तो 4 है, इसका भी तो स्थान कुछ ना कुछ है। तो देखिए ये इकाई दहाई के स्थान पर है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, है ना, 10 लाख, ये 10 लाख के स्थान पर है। यहाँ लिखेंगे 4, ये इसके लिए जो है ना 4, और इसके बाद एक घर है तो 1 0 बिठा देते हैं। तो इस 4 का, ये वाला 4 का स्थानीय मान ये हो गया, मैंने इतने स्थान पर ये टिका हुआ है। और इसका दहाई के स्थान पर है, तो दहाई मतलब क्या होता है, 10 होता है। बात समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ है। और जातीय मान इसका पूछे तो ये तो हो गया स्थानीय मान, स्थानीय मान। लेकिन जातीय मान की बात पूछे, जातीय मान क्या होगा इसका, जातीय मान 4 का 4 ही होगा, चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे। अभी तो बोले ना कि किसी को कहीं भी ले जाए उसका चेहरा थोड़ा बदलेगा, चेहरा वही रहने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आया। इसमें क्वेश्चन दे सकता है कि 4 का स्थानीय मानों का अंतर लिखें, तो इन दोनों को घटा दीजिएगा, है ना, या योग करना बोल देगा, इस तरह का चीज़ समझ में आया आता है। संख्या के प्रकार देखिए, संख्या के प्रकार, है ना, टाइप ऑफ नंबर। पहला नंबर प्राकृत संख्या, समझिए। नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 5, ये सब को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, परिभाषा नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरी बात पूर्ण संख्या, होल नंबर, जो संख्या 0 से शुरू हो। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। तीसरा नंबर पूर्णांक संख्या। ठीक है, इंटीजर नंबर, समझिएगा। ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या 0 और धनात्मक संख्या के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत। देखिए इसको संख्या रेखा पे हम लोग दर्शाते हैं। यहाँ समझिए, एक संख्या रेखा नंबर लाइन खींचते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह बढ़ते जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह इधर आएगा। तो ये तो आपका 0 हो गया ना, 0 जिसको हम लोग क्या कहते हैं 0। और इधर जो होता है ये धनात्मक संख्या हो गया, धनात्मक संख्या हो गया। कोई दिक्कत। इसको बोलते हैं पॉजिटिव नंबर। और इधर जो हो गया इसको बोलते हैं ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव नंबर। क्लियर है। और इन सब को अगर हम मिला देंगे तो कौन सी संख्या बनेगा, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। ठीक है, अब समझिएगा, अगर हम लेफ़्ट से राइट की ओर चलेंगे, लेफ़्ट से अगर राइट की ओर चलेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर चलेंगे तो संख्या बढ़ती है।
संख्या क्या होती है, बढ़ती है, संख्याएं बढ़ती है। बात समझ में आ रहा है? इधर से जैसे 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 -5 से बड़ा हो जाएगा -4, -4 से बड़ा हो जाएगा -3, है ना, -3 से -2, -2 से -1, -1 से 0, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, ये ऐसे ही दोनों तरफ चलेगा। ये इधर प्लस इन्फिनिटी चलते जाएगा और इधर माइनस इन्फिनिटी तक चलते जाएगा। बात समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ से कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन, पूर्ण संख्या में कौन कौन सी संख्या शामिल है, इस बात को समझिएगा। देखिए यहाँ से इधर अगर हम ढक दें इतना को, तो यहाँ से इधर हम क्या कर सकते हैं, प्राकृत संख्या कर सकते हैं कि नहीं? तो पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या क्या है, शामिल है। और अब यहाँ तो इतना ढकें, अब क्या दिख रहा है, 0। तो कौन सी संख्या 0 से स्टार्ट होता है, तो पूर्ण संख्या, है ना। देखिए पहले पूर्णांक संख्या है ना, ये पूर्णांक संख्या, ये क्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या में कौन कौन सी संख्या शामिल है, ये भी दिमाग में थोड़ा रखिए। इतना तक ढक दीजिए, इधर क्या बोलेंगे हम लोग, प्राकृत संख्या। अब क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या, है ना। तो ये प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या इसमें शामिल है। और ये पूर्ण संख्या में अगर ऋणात्मक संख्या को मिला देंगे, है ना, परिभाषा अब ऐसे भी दे सकते हैं, पूर्ण संख्या में अगर ऋणात्मक संख्या को मिला दिया जाए तो कौन सी संख्या बनेगा आपका, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर बन जाएगा। बात समझ आ रहा है? चलिए देखिए, समझिए, एक एक नंबर देखिए। सम संख्या, सम संख्या, विभिन्न नंबर, ठीक है। जिस संख्या के अंत में, हाँ, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वो सम संख्या कहलाएगा। अब वो वाला परिभाषा क्या है, हम लोग रटने जाएंगे जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। हमें मान लेते हैं बड़ा बड़ा नंबर देगा तो भाग देने में दिक्कत होगा, है ना। 7, 8, 9, 4, है ना, 3, 0, तो खाली लास्ट वाला संख्या देखना है ना, लास्ट वाला खाली नंबर देखेंगे। अगर इसमें से कोई आ गया तो बोल देंगे सीधा क्या, कौन सी संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या, ठीक है, ऑड नंबर। जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, है ना, 7 या 9, जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7 या 9 हो, वो कौन सी संख्या कहलाएगा, विषम संख्या। बात समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, एग्जाम्पल लेना है तो ले लीजिए। जैसे 75, लास्ट वाला संख्या देखना है, ये ना, लास्ट वाला संख्या देखना है, लास्ट वाला संख्या, सबका लास्ट का देखना है। अगर इसमें से कोई आ गया तो विषम संख्या आ गया, ठीक। 6 नंबर, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, ठीक है, समझिए थोड़ा सा। अभाज्य संख्या, हम लोग इसका एक परिभाषा पढ़ते हैं, सुन लीजिए ध्यान से, कि वैसी संख्या, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित, एक और स्वयं से विभाजित, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे 2, 3, 5, 7, ये एक और स्वयं से विभाजित होगा, है ना। 11, 13, ये ऐसे क्या होगा, बढ़ते जाएगा। लेकिन इसमें तो एक भी तो होना चाहिए ना, ये भी तो एक से और अपने आप से ही कट रहा है,
ये परिभाषा के अनुसार वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो। एक भी तो होना चाहिए अभाज्य संख्या, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका दूसरा जो स्टैंडर्ड वाला परिभाषा है उसे देखिए क्या कह रहा है कि जिस संख्या का केवल दो गुणनखंड हो, जिस संख्या का केवल दो गुणनखंड हो, मतलब दो गुणनखंड से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, अगर आप ये परिभाषा देते हैं तो आपसे आदमी क्वेश्चन कर सकता है कि ये कौन सी संख्या है। एक आपका अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, अभाज्य संख्या ये नहीं है, लेकिन इस परिभाषा में कह रहा है कि एक और स्वयं से कटना चाहिए। एक तो अपने आप में है ही, एक ही ना बोलेंगे, और अब स्वयं से भी कट रहा है न। तो ये परिभाषा कहता है कि जिस संख्या का केवल दो गुणनखंड हो, तो एक में दो गुणनखंड है, देखिए एक सिर्फ एक से ही कट रहा है, वो और होना चाहिए ना परिभाषा के अनुसार, इसीलिए अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। दो देखिए एक से कट रहा है और दो, तो दो को गुणनखंड हो गया। दो गुणनखंड करने का मतलब दो को भाग देंगे दो से, शेषफल एक आएगा ना। तो वही देखिए तीन का भी एक है और तीन है, दो को गुणनखंड है। परिभाषा याद रखिए, केवल दो गुणनखंड हो, केवल दो गुणनखंड हो। बात समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। इसी तरह जैसे चार अभाज्य संख्या है, तो चार अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि चार देखिए दो से कटता है ना, कटता है कि नहीं, और अब दो से भी कटता है और अपने आप से भी कट जाता है। देखिए एक से तो कटता ही है, दो से भी कटता है और किससे, चार से भी कट जाता है। दो से अधिक गुणनखंड हो गया, इसीलिए अभाज्य संख्या नहीं है। 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक, याद रहेगा। अभाज्य संख्या का जांच देखिए, समझिएगा, अभाज्य संख्या का जांच समझिएगा। अगर अभाज्य संख्या छोटा छोटा दिया रहेगा 100 के अंदर, 1 से 100 के बीच में, तो हम लोग जांच तो बड़ा इजी रूप से कर लेते हैं नहीं। अगर अभाज्य संख्या 100 के अंदर रहेगा तो प्रैक्टिस हो जाता है तो तुरंत बताते हैं, लेकिन 100 से अधिक हो जाए, 100 से अगर अधिक हो जाए तो उसे हम कैसे बताएंगे कि अभाज्य संख्या है। जैसे मान लेते हैं कि 173। अब 173 अभाज्य संख्या है न क्या है, थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा हम लोगों के लिए हैं? अब सोचना पड़ेगा किससे ये कटेगा, ठीक है। तो इसको पहचानने का तरीका है, 173 जो है ना, इसका आप भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकाल लीजिए। इसका क्या कीजिए, वर्गमूल निकाल लीजिए। तो वर्गमूल निकालने के इधर जोड़ा लगाते हैं, 1 से भाग देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 से भाग दिए, 1 लिखे, 1 गया कैंसिल, 2 जोड़ेंगे, ये कितना हो गया, 73, ये न हो गया। अब कौन सी संख्या यहाँ बिठा दें कि ये कटेगा, तो देखिए 3 बिठाते हैं तो 3 दूना 6, 3 ही बिठाते हैं, ठीक है। तो 3 तिया 9 और 3 दूना 6, ये ना, यहाँ 13 घटाते हैं, इसको कितना बचेगा, 4 हो गया ना, शेषफल बच गया। तो वर्गमूल जो हम लोगों का आया, देखिए परफेक्ट वर्गमूल नहीं आया, एकदम पूरा वर्गमूल नहीं आया, ठीक है, पॉइंट में आएगा। तो यहाँ जो भी आएगा ना उससे एक बड़ा करके लेते हैं, 14, और 14 के नीचे जितना अभाज्य संख्या है सबको लिखिए। 2, 14 से नीचे जितना अभाज्य संख्या है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, है ना, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा और 13। अब आपको जांच करना है कि इन सभी संख्याओं से जो है ना, इन सभी संख्याओं में से किसी से भी अगर 173 कटता है, इन सबसे अगर हम भाग दे के देखते हैं, ठीक है, इन सबसे अगर भाग दे के देखते हैं, और ये अगर ये किसी से भी अगर कटता है, किसी से भी कटता है, बस ध्यान में रखिए, किसी से भी अगर ये कटता है तो ये अभाज्य संख्या आपका नहीं होगा, ठीक है। किसी से भी अगर कट जाए तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब बोलेंगे इतना भाग दे के देखना तो मुश्किल है। भाग देने की आपको ज़रूरत नहीं है, जब भाग देने वाला नियम पढ़ाएंगे ना, विभाजिता का नियम,
उस समय आपका अपने आप ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी फ़िलहाल ऐसे समझ लीजिए 2 से भाग नहीं लगेगा, क्योंकि 2 से भाग लगने के लिए अभी तुरंत उधर पड़े क्या होना चाहिए, लास्ट में सम संख्या होना चाहिए, ये ना होना चाहिए 0 होना, 2 4 6 ऐसे। 3 से भी भाग नहीं लगेगा, क्योंकि 3 का रूल है अंकों को जोड़ लेना है। तो देखिए है ना, 11 हो जा रहा है, 3 कम नहीं आता है। 5 से भाग लगने का नियम यही है कि 0 5। तो ऐसे आप एक एक करके देखेंगे, विभाजिता का जब नियम पढ़ाएंगे ना तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा। ये बात समझ में आया। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, बहुत बार पूछा भी है कि कोई भी अभाज्य संख्या, मतलब इस तरह का नंबर 3 4 को दे देगा, वो बोलेगा इनमें से कौन अभाज्य संख्या है, तो सबके लिए मुश्किल हो जाता है चुनना छांटना कि कौन संख्या से कटेगा ये। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, उसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, और यहाँ जो भी आएगा उससे अगर पूरा पूरा कट जाए तो ठीक है, पूरा पूरा कटेगा तो ये तो अभाज्य संख्या होगा नहीं, ऐसे शेषफल कुछ न कुछ बचेगा ही। ठीक है, तो उसमें यहाँ जो भी आएगा ना उससे एक बड़ा करके, और इससे छोटा जितना भी है, इससे छोटा जितना भी है सब अभाज्य संख्या को लिख लेते हैं, और जो नंबर दिया रहेगा उस नंबर को बारी बारी से भाग देते हैं। अगर ये कट गया तो अभाज्य संख्या नहीं होगा, और अगर नहीं कटा तो ये क्या होगा, आपका अभाज्य संख्या होगा। बस समझ में आ रहा है। चलिए और देखिए, भाज्य संख्या, ये सब याद रखिएगा, सब पूछता है क्वेश्चन कभी कभी, इम्पोर्टेंट लगाते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या हम लोग कहते हैं, भाज्य संख्या का देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा, अभाज्य संख्या का दूसरा नाम होता है रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या का, भाज्य संख्या को हम लोग कॉम्पोजिट नंबर बोला जाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम है यौगिक संख्या, यौगिक संख्या, जिसको बोलते हैं कंपाउंड नंबर। ठीक है, समझिए अभाज्य संख्या में क्या हम लोग अभी तुरंत पढ़े कि जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। इसमें क्या होगा, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिस संख्या का है ना, समझिएगा, जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं, 2 से अधिक। मतलब इसमें एक नहीं होगा, एक तो अभाज्य भी नहीं है तो भाज्य भी नहीं है, क्योंकि उसमें तो बोल रहा है केवल 2 गुणनखंड होना चाहिए, इसमें तो एक ही गो है। अब इसमें कह रहा है 2 से अधिक, ये तो होगा ही नहीं। 2 भी नहीं होगा क्योंकि इसका 2 ही गुणनखंड होता है। 3 भी नहीं होगा क्योंकि इसका भी 2 ही गुणनखंड होता है, नहीं 1 होता है और 3 होता है। 4 होगा, 4 होगा, क्यों, क्योंकि 4 का गुणनखंड क्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है और 4 अपने आप होता है। मतलब अपने आप से तो कटना ही चाहिए, किसी और से भी कटना चाहिए, उसी को हम लोग कौन सी संख्या कहेंगे, भाज्य संख्या। 5 भी नहीं होगा क्योंकि ये तो अभाज्य संख्या होता है, इसमें 1 और 5 होता है कि नहीं, तो 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा क्योंकि 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है और 6 से कटता है। फिर 8 हो जाएगा, 1 से कटता है, 2 से, 4 से और अपने आप से। मतलब खुद से कटना चाहिए, 1 से तो कटना चाहिए और अपने आप से, खुद से भी कटना चाहिए और किसी और से भी कटना चाहिए। उसी को हम लोग कौन सी संख्या कहेंगे, भाज्य संख्या। ठीक है, 9 हो जाएगा क्योंकि 1 से कट रहा है, अपने आप भी 1 से कट रहा है, और कोई भी संख्या अपने आप से भी कटता है। ठीक है, ये 3 से भी कटता है और अपने आप से भी कटता है। तो इस टाइप का जो संख्या रहेगा उसी को हम लोग कौन सी संख्या कहेंगे, भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। ठीक है, और इसमें सम विषम कुछ भी आ सकता है। अभाज्य संख्या में क्या है थोड़ा खासियत, देखिए अभाज्य संख्या में ये बात है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, और ये सम संख्या भी होता है। बाकी इधर आपको कहीं सम संख्या नहीं मिलेगा। ठीक है, 2 एक ऐसा संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, सम संख्या भी है और क्या है, अभाज्य संख्या भी है। बात समझ में आ गया होगा आपको। अगला देखिए, 8 नंबर में
देखिए ना, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, सअभाज्य संख्या का परिभाषा होता है, देखिए सअभाज्य संख्या का जो परिभाषा होता है ये होता है जब दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक मौसम, मतलब HCF, जब दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक है ना केवल एक हो, याद रहेगा, जब दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक HCF केवल एक हो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 3 और 4 HCF कितना आएगा, एक ही आएगा, तो ये दोनों क्या कहलाएगा, सअभाज्य संख्या। बात समझे। 5 और 6 अगर इस तरह लिख दें, या 5 7 लिख देते हैं, है ना, 5 3 लिख देते हैं, ये सब कौन सी संख्या कहलाएगा, सब सअभाज्य संख्या, क्योंकि इनके बीच में जो है ना मौसम कितना आएगा, महत्तम समावर्तक एक आएगा, HCF कितना आएगा, एक आएगा। बात समझे। अब यहाँ समझिए और थोड़ा सा या रहने दे, देख लीजिए आएगा तो। परिमेय संख्या, ज़्यादा नहीं ना रहा है, परिमेय संख्या जाना है क्या, रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या जिस संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जिसको जहाँ एक बात और है, जहाँ Q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 0, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तब बोलेगा 0 क्या है, तो 0 आपका परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसको भी P/Q की, क्योंकि इसके नीचे एक तो डाल ही सकते हैं, 0/1 का है, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं, भाग देंगे तो 0 ही रिजल्ट आएगा। तो ये वाला P का मान हो गया और ये वाला Q का मान हो गया, तो P/Q का मान हुआ कि नहीं हुआ। तो 0 क्या है, परिमेय संख्या है। 0 क्या है, तो परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। चलिए, ये जैसे 1/2 परिमेय संख्या, 3/4 क्या है, परिमेय संख्या है ना, 7/11 क्या है, परिमेय संख्या, 8/16 क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इस सबको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। दूसरे, कभी अगर आपको पॉइंट में दे दिया जाए क्या परिमेय संख्या है, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा समझने में, क्योंकि हम लोग इस परिभाषा में तो ये चीज़ क्लियर है नहीं, इसे भी देखेंगे, भाग दे के देखना पड़ेगा। ठीक है, 0.3333 इस तरह का लिखते जाएगा, तो इसको हम लोग कैसे कहेंगे। ठीक है, तो समझिएगा। दूसरी बात, जिस संख्या का 10 प्रसार शांत हो या अशांत अनावर्ती, है ना, या अशांत हो, अशांत और रिपीटिंग लिखते हैं, रिपीटिंग हो, समझिएगा। जिसका 10 प्रसार शांत हो, जैसे 1/2, तो 2 से भाग देंगे 1 में,
है ना, नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग देते हैं, ये ना होता है। कोई जो भिन्न होता है ना, भिन्न समझिएगा, भिन्न जो होता है ऊपर वाले अंश होता है और नीचे वाले क्या होता है, हर होता है। बात समझे। तो 1/2, 2 से भाग देंगे, इसमें भाग तो लगेगा नहीं, तब यहाँ देखेंगे तो 5 बार में ये पूरा पूरा क्या होगा, कट जाएगा। तो जब शेषफल 0 आ जाएगा ना, तो दशमलव प्रसार कहलाता है, दशमलव प्रसार शांत कहलाता है। ठीक है, तो जिसका यहाँ परिभाषा में क्या कह रहा है कि जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, तो शांत हो गया, तो इसको भी हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं। अगर 1/2 नहीं दिया रहेगा और इसको इस तरह लिख दिया जाएगा, तो इसको भी हम लोग कौन सी संख्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। शांत तो होगा ही, लेकिन ये देखिए कौन सी संख्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। दूसरी बात, 1/3 अगर दिया रहे, तो 3 से अगर हम लोग भाग देंगे 1 में, तो भाग तो जाएगा नहीं। तब यहाँ पर 3 दिया 9, 1 बचा, फिर 0, फिर 3 दिया 9, फिर यहाँ 3 दिया 9, ऐसे बढ़ते जाएगा ना, ये कभी खत्म होगा शेषफल नहीं। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। यानी कि 1/3 को लिखते हैं 0, 3, 3, 3, ऐसे बढ़ते जाएगा। तब हम लोग इसको क्या कहेंगे, तब हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि परिभाषा में कह रहा है कि अशांत होगा, लेकिन वो रिपीट होना चाहिए। तो रिपीट तो हो रहा है, 3, 3, 3, 3 आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का भी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। कोई दिक्कत नहीं ना। आज इतने ही रहने देते हैं, ठीक है। इसके बारे में और जानना है परिमेय संख्या के बारे में, तो कल हम लोग देख लेंगे। ठीक है, ये तो हम लोग का फर्स्ट है, आज लेक्चर नंबर 1 है। कल इसके बारे में सीखेंगे और विभाजिता का भी नियम सीखेंगे। दिक्कत नहीं ना।